आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम। बस इतने ही बच्चे ज्वाइन हुए हैं अभी। ऑलराइट, लास्ट वाली क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी, युंजा, श्वेता, शिल्पा, स्नेहा, सत्यम, यशी, नियति, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है लास्ट वाली क्लास पे? नो मैम। ठीक। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में यशी नहीं थी ना? ठीक है, अब आगे स्टार्ट करें। आप लोगों का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो चुका है। गास का ना अब करना है। एक भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्राणायाम। यस मैम। बच्चों या तो अनम्यूट कर लीजिए या वीडियो ऑन कर लीजिए, कैसे समझ आएगा। स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है, तो प्राणायाम का मतलब जब हम बात करते हैं तो प्राणायाम में क्या होता है? अगर हम प्राणायाम को डिफाइन करें तो प्राणायाम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप उसकी परिभाषा दें तो आप कैसे उसको परिभाषित करेंगे? यशी, प्राणायाम को कैसे डिफाइन करोगे बच्चा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। प्राणायाम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? मैम प्राणायाम को प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम को प्राणायाम बोलते हैं। अच्छा, नहीं भाई, कैसे? प्राणों के आयाम को प्राणायाम बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। प्राणों के आयाम को प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और अगर बहुत बेसिक से अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? सौम्या, आवाज़ आ रही बच्चा? सौम्या सिंह जुड़े हैं ना? यस मैम। प्राणायाम कैसे समझाएंगे? अगर आता है राइट डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम या हाउ विल यू डिफाइन प्राणायाम, तो फिर कैसे समझाएंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? अच्छा, ठीक है। जिनको आता है वो बता दें अनम्यूट करके। किसी को भी मैम नहीं? जीवनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना। जीवनी शक्ति को बढ़ाना, वेरी गुड। श्वास प्रश्वास का आयाम ही प्राणायाम है। इंग्लिश वाले बोल सकते हैं, अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न पे अवेयरनेस लेके आए तो उसको भी हम प्राणायाम कहते हैं। ये सारी मैम चीज़ें प्राण आप लोग और बोल श्वास सकते का हैं एक। विस्तार होना। हाँ जी, मैम प्राण एक और बार फिर से। श्वास का विस्तार होना भी प्राणायाम कहलाता हाँ, है। वेरी गुड। ठीक है, तो बस ऐसे तो बताना। अगर एक लाइन में 1 मार्क्स का आता है तो आप ये सारी लाइन लिख सकते हैं। अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लिखिए। हमारी विरासत में हमें, आज हम प्राणायाम का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। योगासन का हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स। लिखिए, हमारी विरासत में हमें शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में, विरासत में हमें शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए कई जीवन शैली कई जीवन शैली पर आधारित कई जीवन शैली पर आधारित सिद्धांत दिए हैं। कई जीवन शैली पर आधारित सिद्धांत दिए हैं। योग जीवन योग
जीवन शैली का एक योग जीवन शैली का एक ऐसा तरीका है, योग जीवन शैली का एक ऐसा तरीका है जो हमारे शास्त्रों में व्याख्यान है, जो हमारे शास्त्रों में व्याख्यान है। योग संपूर्ण पहलुओं पर आधारित है। योग संपूर्ण पहलुओं पर आधारित है। संपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं इस पे? शारीरिक, लिख लीजिए संपूर्ण पहलू, फिर डैश बना के फिर आगे लिख लीजिए शारीरिक, मानसिक। काजल और कंचन बेटा 2 लाइनें छोड़ देना, सिर्फ 2 लाइन का छोटा है, आगे कंप्लीट कर लीजिए, बाद में 2 लाइन कवर अप कर लीजिएगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं का ख्याल रखता है। कौन कौन से 4 पहलू हैं? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक के बाद क्या बोला आपने? सामाजिक, सोशल, सामाजिक पहलुओं पर ध्यान रखता है। ठीक, भौतिक भाग पर बौद्धिक भाग पर योग मैम भौतिक आसनों पर भाग, मैम भौतिक के बाद भौतिक भाग बेटा, भाग डिवाइड करते हैं ना, अलग अलग डिवीजन पे अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो भौतिक भाग में जब हम बात करते हैं तो योगासन की बात होती है। तो भौतिक भाग पर योग आसनों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। भौतिक भाग पर योगासन द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, जब हम भौतिक बात करते हैं यानी मटीरियलिस्टिक की हम दिखा रहे होते हैं कि हम योग कैसे करते हैं, तो उस टाइम पे हम योग आसन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा हम उसको ट्रेन करते हैं और ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षित उसको हम ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब हम मानसिक पहलुओं की बात करते हैं, अभी हमने लिखा था ना कि शारीरिक और मानसिक, ऊपर हमने लिखवाया था ना, दोनों शारीरिक और मानसिक आकार पर ध्यान देता है। तो अभी शारीरिक की बात हमने कर ली, योगासन की। अब जब हम मानसिक पहलू की बात करते हैं, तो मानसिक पहलुओं की जब हम बात करते हैं तब आगे लिखिए, मानसिक पहलू को ध्यान देने के लिए प्राणायाम और मानसिक पहलू पर प्राणायाम और ध्यान का प्रशिक्षण किया जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? और तेज बढ़ानी है क्या? यस मैम आ रही है। ठीक, मानसिक पहलू पर प्राणायाम और ध्यान का प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक, अब क्या होता है प्रशिक्षण से? अगर हम योग का करते हैं अभ्यास, तो योग के अभ्यास से दिव्यता पर एकाग्रता द्वारा आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान रखा गया है। दिव्यता पर एकाग्रता द्वारा आध्यात्मिक पहलू का ध्यान रखा गया है। तो शारीरिक में हमने योगासन की बात कर ली, मानसिक में हमने प्राणायाम और ध्यान की बात कर ली, और उसके बाद हमने ध्यान में ही आध्यात्मिक को ले आए हैं। और यहाँ पे आप मुद्रा
भी ऐड कर सकते हैं, मुद्रा एंड बंध भी आप ऐड कर सकते हैं अगर हमको आध्यात्मिक की बात करनी है तो। आप इसमें आध्यात्मिक पहलू पर मुद्रा बंध को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे लिखिए, योग की सबसे प्रचलित परंपरा हठ योग है। योग की सबसे प्रचलित परंपरा हठ योग है, और हठ योग में अष्टांग योग भी शामिल है। और हठ योग में अष्टांग योग भी शामिल है। अष्टांग योग में क्या क्या आता है, लिखिए अष्टांग योग, आगे डैश बनाते हुए कौन बताएगा अष्टांग योग? संजना। मैम हठ योग के बाद क्या बोला आपने? हठ योग में अष्टांग योग भी शामिल है। हठ योग में अष्टांग योग भी शामिल है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जब आता है अष्टांग योग, तो अब अष्टांग योग में क्या क्या योग आता है, कौन कौन से योग हैं या कौन कौन से चरण हैं? संजना बताइए, अष्टांग योग में हम किसकी किसकी बात करें? हम यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, लेकिन प्राणायाम पहले आएगा, प्रत्याहार बाद में आएगा, ठीक है। यम नियम, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है, ये सबको पता है ना, लिख लीजिएगा, जितनी बार लिखेंगे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब हम आज प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है, ठीक। क्या है प्राणायाम, एक लाइन में बताएंगे अगर तो? दीपाली, प्राणायाम को एक लाइन में डिफाइन करिए। मैम प्राण और अपान वायु का मिलन ही प्राणायाम है। मैम हम बताएं? अच्छा, प्राण अपान मैं वायु बताएं? का, एक सेकंड रुकिए कंचन। प्राण और अपान वायु, तो बाकी जो 5 प्राण है वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसमें दो वर्ड और ऐड होने हैं, बताइए एक लाइन में अगर कोई आंसर देना चाहता है तो बताइए। प्राणस्य आयाम इति प्राणायाम। क्या? प्राण से आयाम इति प्राणायाम, यस मैम, प्राणों का विस्तार ही प्राणायाम है। प्राण से आयाम इति प्राणायामः, यस बाद में मैम याम। प्राण या नाइस, फिर श्वास का विस्तार। हाँ ठीक है, ठीक है, तो समझ गए ना कि एक लाइन में कैसे मेंशन करना है? Yes, ऐसे ma'am. जो बता रहे हैं आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं, प्राणायाम श्वास का नियमन है। प्राणायाम श्वास का नियमन है, नियमित रूप से पहले वाली लाइन बोल जागरूकतापूर्वक दीजिए। प्राणायाम श्वास का नियमन है। इससे पहले छूटा क्या? यस मैम, मैम प्राणायाम सबसे प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। जो 8 चरण लिखे थे ना, अष्टांग योग के 8 अंग लिखे थे, उसमें से जो एक चरण है प्राणायाम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल 8 ऑर्गन्स और 8 लिम्स। तो प्राणायाम सभी चरणों में से एक महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट लाइन, प्राणायाम श्वास का नियमन है, ठीक। यह न केवल हमारे फेफड़ों बल्कि शरीर के अन्य प्रणालियों और अंगों को व्यायाम देने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर भी प्रभावित है। वैज्ञानिक स्तर पर भी प्रभावित है।
जो कि नहीं, जिससे जिससे हमारे शरीर के कई तंत्र प्रभावित होते हैं। शरीर के कई तंत्र प्रभावित होते हैं। कौन कौन से तंत्र प्रभावित होते हैं श्वेता? सिर्फ एक बताना है। जल्दी से। इतना टाइम लेंगे? युंजा, कौन से तंत्र प्रभावित होते हैं प्राणायाम से? मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी गुड। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और शिल्पा? और जब नाम आए ना तो तुरंत अनम्यूट किया करिए, फिर चला जाएगा आपका टर्न। नहीं तो आवाज आ रही है शिल्पा? कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है प्राणायाम से? सुषुम्ना तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम। तंत्र तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा कौन सा बता रहे हैं? पाचन तंत्र। हाँ, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। लंग्स मैम, लंग्स। क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आप पाचन तंत्र कह रहे हैं? यस मैम। अच्छा ठीक है। सत्यम? सत्यम, और कौन कौन से सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है प्राणायाम से? राजीव? चलिए कोई बात नहीं, हम लिखवा देते हैं, आप लोग मत जवाब दीजिए, लिख लीजिए। नर्वस सिस्टम। मैम अनेक। इससे कफ की भी प्रॉब्लम दूर होती है। हाँ, तो कफ की प्रॉब्लम दूर हो, पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? मैम बता रहे हैं। अच्छा हाँ, तो कफ की मैम प्रॉब्लम अगर दूर होती है तो कफ कहाँ पे ज्यादा जमता है? कफ कहाँ जमता मैम है ज्यादा? मैम ऐसे जब खांसते हैं गले में मैम कफ और गले में नहीं होता। अच्छा, आपके उस वो भी आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ही आएगा। लिख लीजिए, लिखिए मैम कौन कौन से इम्यून तंत्र। इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। जब हम लोग तंत्रों की बात करते हैं तो उसमें इम्यून सिस्टम नहीं लिखेंगे। इम्यून सिस्टम आपके सारे 11 सिस्टम से मिल के बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी हम बात करते हैं। तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ऑल 11 सिस्टम जो आपके हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ये सारे जब एक साथ कंपाइल होते हैं तब आपका इम्यून सिस्टम बनता है। इम्यून सिस्टम अलग से नहीं आता। तो लेकिन प्राणायाम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी कि प्राणायाम करने से आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बूस्ट होता है। ठीक है, लिखिए। क्या लिखवा रहे थे? सिस्टम की बात कर रहे थे ना हम लोग, तंत्रों की। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर तंत्र। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो तंत्र लिखिएगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सिस्टम लिख लीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा या आदि। ठीक है, अब इसी में ही हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, तो ये आप ऐड कर लीजिएगा। अब कौन कौन से ऑर्गन्स पे अफेक्ट पड़ता है? कौन कौन से ऑर्गन्स पे अफेक्ट पड़ता है? जैसे कि आंत हो गई, देखिए आंत, देन किडनी हो गई, गुर्दा हो गया। तो ये इन सारे ऑर्गन्स पे भी आपके प्राणायाम से अफेक्ट पड़ता है। तो आंत, गुर्दा, अन्य या आदि प्रणालियों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। प्राणायाम की प्रक्रिया और प्रकार
प्राणायाम की प्रक्रिया और प्रकार, श्वास चक्र के नियमन की एक अनूठी तकनीक है। नियमन की एक अनूठी तकनीक है। ये हम आपको लास्ट क्लास में भी समझा रहे थे कि हर बॉडी में हर एक पार्ट या हर एक ऑर्गन या कोई भी एक्टिविटी अगर काम करती है, प्रोसेस करती है, तो उसका एक अपना रेट होता है, अपना टाइम होता है, गत्यात्मक तरीके से हर काम होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि नियमित रूप से जो प्राणायाम भी होता है या श्वास प्रश्वास की जो भी प्रक्रिया है, वो भी एक नियमित रूप से अपनी प्रक्रिया को पूरा करती है। जो उसका एक चक्र होता है, उसका एक डेफिनेट, नियमित रूप से डेफिनेट एक उनका रेट होता है, उसके ही अकॉर्डिंग हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी चलता है। तो प्राणायाम की प्रक्रिया और प्रकार, प्राणायाम श्वास चक्र इज अगेन आपका ब्रीदिंग साइकिल जो है, श्वास चक्र के नियमन की एक अनूठी तकनीक है। ठीक, हम श्वास की आवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। हम श्वास की आवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। सौभाग्य से, नेक्स्ट लाइन है, सौभाग्य से 5000 वर्ष पूर्व, 5000 years before, 5000 वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों में, 5000 वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों में श्वास प्रश्वास की तकनीक के बारे में, श्वास प्रश्वास के तकनीक के बारे में शोध किए गए थे। शोध इज अगेन रिसर्च। शोध किए गए थे। फलतः लिखे या फलस्वरूप आज हम कई बीमारियां या कई रोग, फलस्वरूप आज हम कई रोग प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो नहीं समझ आ रहा है? क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। अब हम लोग ना हर एक प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारा प्राणायाम में अनुलोम विलोम आता है। तो ऐसे करके, अगर क्योंकि आसन बहुत सारे थे तो हम लोग इसीलिए एक एक आसन को नहीं ले सकते थे, तो हमने डायनेमिक आसन और स्टैटिक आसन ले लिए थे, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या स्पीड वाले जैसे एडवांस आसन और बिगनिंग वाले आसन ले लिए थे। जब हमने डायनेमिक और स्टैटिक की बात की थी तो उसमें आपने बिगनिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की बात करके उसमें आपने फिजियोलॉजी समझा दी थी। अब प्राणायाम बहुत ज़्यादा प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम आपके सिर्फ 8 हैं। तो आप उसमें एक एक लाइन पे भी अगर हर एक प्राणायाम के बारे में लिखेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, प्राणायाम के बारे में अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, प्राणायाम के बारे में अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, की बात करते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है? एक बार ये लाइन रिपीट कर दीजिए। जब हम प्राणायाम, अच्छा आपने कहाँ तक लिखा है? प्राणायाम के बारे में सामान्य ज्ञान, प्राणायाम के बारे में सामान्य ज्ञान
कि जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अनुलोम विलोम की बात करते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। अब आप सेम वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राणायाम के सामान्य ज्ञान के अनुसार अनुलोम विलोम, हेडिंग डाल दीजिए और फिर वहाँ से ही आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें तो। प्राणायाम के अनुसार जब हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले अनुलोम विलोम की बात करते हैं। तो अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम दाहिनी नासिका को बंद करते हैं, बाईं नासिका से श्वास लेते हैं और फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास छोड़ते हैं, फिर दाईं नासिका से श्वास लेते हैं और फिर बाईं नासिका से बाहर फेंकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? दाहिनी नासिका श्वास और बाईं नासिका श्वास की प्रक्रिया को, दाहिनी नासिका श्वास और बाईं नासिका श्वास की प्रक्रिया को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। दाईं नासिका श्वास और बाईं नासिका श्वास की प्रक्रिया को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। कई अन्य प्रकार के श्वास अभ्यास जैसे सुदर्शन क्रिया, सावित्री प्राणायाम, सविता प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम आदि अन्य प्रकार के प्राणायाम हैं। डन। सांस लेने के समय या सांस लेते समय व्यायाम करते हुए विभिन्न युद्ध अभ्यास, युद्ध इज अगेन जो आपका युद्ध होता है ना, वॉर जिसे कहते हैं। तो विभिन्न युद्ध अभ्यास एक वर्ड है, वॉर प्रैक्टिसेस बिटवीन आवर ऑर्गन्स एंड नॉस्ट्रिल्स। युद्ध अभ्यास हमारे शरीर के कई अंगों और नाड़ियों में होती है और उन्हीं अवस्थाओं का उपयोग करके हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। शरीर क्रिया विज्ञान पर प्राणायाम का प्रभाव। शरीर क्रिया विज्ञान पर प्राणायाम का प्रभाव महत्वपूर्ण वायु से जुड़ा है। वायु के बाद ना गैस लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण वायु ब्रैकेट में गैस लिख लीजिएगा, गैसों से जुड़ा है। कौन कौन सी मेजरली गैसेस होती हैं हमारे ब्रीदिंग पैटर्न के लिए? कौन बताएगा? काजल, ब्रीदिंग पैटर्न में मेजरली कौन कौन सी दो गैसेस होती हैं? यस मैम एब्डोमिनल और मैम थोरैसिक। ये तो ब्रीदिंग पैटर्न बताया आपने। हम पूछ रहे हैं कि जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं,
तो दो गैस कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं जो इसमें रोल करती हैं, इसमें रोल प्ले करती हैं, कौन सी दो इंपॉर्टेंट गैस होती हैं? कौन बताएगा? मैम हाँ O2 CO2 जी, पूरा नाम? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, वेरी गुड। तो जब हम श्वास प्रश्वास की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे दो गैसों की बात हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, या CO2 और O2 की। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शरीर क्रिया विज्ञान की, आपकी क्रिया विज्ञान संरचना की, तो जो आपका एनाटॉमिकली जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग पैटर्न की, तो उसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है, और यहाँ से आपका ब्रीदिंग पैटर्न पूरा होता है। तो लिखिए, शरीर क्रिया विज्ञान पर प्राणायाम दो महत्वपूर्ण वायु अर्थात गैसों से जुड़ा हुआ है। कौन सी दो गैस हैं? लिख लीजिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें मैम महत्वपूर्ण के बाद क्या बोला आपने? क्या? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, एक बार वो लाइन पढ़िए। मैम दो महत्वपूर्ण। दो महत्वपूर्ण वायु, दो महत्वपूर्ण वायु या गैसों पर आधारित है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कौन सी दो महत्वपूर्ण गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से आपका ब्रीदिंग पैटर्न कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसी के ही नियमन से आपका प्राणायाम जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसमें बदलाव की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए इसमें बदलाव की क्षमता पाई जाती है। ठीक, अब क्या इसमें क्या, जब अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, शरीर, आपके शरीर क्रिया विज्ञान की, यानी कि एनाटॉमिकली अगर हम बात कर रहे हैं या फिजियोलॉजिकल पे हम बात करते हैं, तो क्या होता है जब हम श्वास लेते हैं तो आपका जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या जो लंग्स हैं, वो बाहर की तरफ आते हैं, और जब आप एक्सेल करते हैं तो वो अंदर की तरफ आते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब आप इनहेल करते हैं, श्वास करते हैं, तो आपका जो चेस्ट रीजन है, थोरैसिक रीजन है, वो एक्सपैंड करता है। जब आप एक्सेल करते हैं तो वो कंट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, श्वास या वक्ष स्थल, ऐसे लिखिए, वक्ष स्थल या छाती, जो भी अगर आपको लिखना चाहें, वक्ष स्थल में दबाव भिन्न रूप से उत्पन्न होता है, ऐसे लिखिएगा। श्वास लेते वक्त वक्ष स्थल पर दबाव भिन्न रूप से उत्पन्न होता है, जो हृदय हार्ट है यहाँ पे, अन्य वाहिकाओं और फेफड़ों पर प्रभाव डालता है। तो आपके हार्ट पे, आपके आर्टरीज पे, आपने देखा होगा ना, जो लंग्स होते हैं, तो लंग्स किस पे? हार्ट पे। सॉरी, जब आप ब्रीथ करते हैं तो चेस्ट रीजन की जब आप बात करते हैं तो उसमें लंग्स का डायग्राम आता है, जिसमें आपके आर्टरीज होती हैं। हार्ट पे आपका देखते हैं कि हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे कि जब हम श्वास लेते हैं तब हमारे हृदय पर, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों पर, साथ ही साथ हमारे जो अन्य रक्त वाहिकाएँ उन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, और इसीलिए दबाव के परिवर्तन से हृदय और धमनियों में रक्त की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड में परिवर्तन होता है। इसीलिए हृदय और धमनियों में रक्त की उपलब्धता में परिवर्तन होता है।
इसी प्रकार श्वास हृदय की गतिविधि को, इसी प्रकार श्वास हृदय की गतिविधि को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ये पूरी साइकिल है, बहुत आराम से समझेगा और लिखेगा। इसी प्रकार हृदय की गतिविधि को प्रभावित करता है। ठीक है, अब जब हृदय की गतिविधि प्रभावित होती है तो हृदय की गतिविधि रक्त परिसंचरण में, हृदय की गतिविधि रक्त परिसंचरण में परिवर्तन लाती है। एरो बना के लिख लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद जब हृदय में गतिविधियां होती हैं और हृदय में गतिविधि जब रक्त को प्रभाव देती है, रक्त परिसंचरण करती है, तो रक्त परिसंचरण किसको प्रभाव करता है? रक्त परिसंचरण आपके मस्तिष्क को प्रभाव करता है, या रक्त परिसंचरण आपके मस्तिष्क में प्रभावित होता है। तो ये पूरा एक साइकिल है, पहले कंप्लीट कर लीजिए फिर समझा देते हैं दोबारा। हृदय की गतिविधि रक्त परिसंचरण को प्रभावित करती है और रक्त परिसंचरण मस्तिष्क को प्रभावित करता है, नेक्स्ट लाइन, श्वास प्रश्वास के परिवर्तन, श्वास परिश्वास में परिवर्तन सामान्य गति से नियमित तौर पर संतुलन बनाते हुए गत्यात्मक तरीके से श्वास चक्र को पूर्ण करता है, गत्यात्मक तरीके से श्वास चक्र को पूर्ण करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक वो साइकिल समझा रहे हैं। साइकिल समझा के जब आपने ब्रीदिंग की तो आपका जो वक्षस्थल था, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, उस पर दबाव पड़ा, उस पर प्रेशर पड़ा। उस पर जब प्रेशर पड़ा तो जो आपका हार्ट था, आर्टरीज थी, उस पर प्रभाव पड़ा। जब आपके हार्ट और आर्टरीज पे प्रभाव पड़ा या उस पर दबाव पड़ा तो वहाँ से जो आपका ब्लड फ्लो था वो अच्छे तरीके से परिसंचरण होने लगा। और जब आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होने लगा, जब आपके कैपिलरीज पे, आर्टरीज पे अच्छे से ब्लड जाने लगा, तो वहीं से ही आपका ब्लड आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपके मस्तिष्क पर जाने लगा। और यहाँ से ही जब हम बोलते हैं कि प्राणायाम से मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, तो कैसे पड़ता है, ये साइकिल अभी आपको एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से मानसिक स्तर पर प्राणायाम का प्रभाव पड़ता है, कृपया समझाएं, या काइंडली एक्सप्लेन हाउ, व्हाट इज द टेक्निक और व्हाट इज द पैटर्न, या क्या चक्र क्या है, साइकिल क्या है, किस तरीके से आपका प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को या मेंटल स्टेट को काम करता है। तो आपको ये पूरा चक्र, ये पूरी साइकिल समझानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। लिखिए नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण हृदय और रक्त वाहिकाओं की स्थिति होती है। सबसे महत्वपूर्ण हृदय और रक्त वाहिकाओं की स्थिति होती है। और प्राणायाम इन्हीं महत्वपूर्ण मापदंडों को प्रभावित करते हुए स्वस्थ तरीके से श्वसन प्रणाली पर ध्यान देता है।
श्वसन प्रणाली पर ध्यान देता है। श्वास लेते वक्त हृदय अर्थात दिल की धड़कनों पर भी उतार चढ़ाव होता है। ठीक, अभी हमें बहुत अच्छे से पता है जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारा हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है। जब हम एक्सपैंड करते हैं, जब हम उसको लो डाउन करते हैं या जब हम एक्सेल करते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाता है। ये सब पता है ना कि लिखवा दें आप लोगों को? बताइए, छोड़ दें ये आप लिख लेंगे अपने आप कि कब एक्सपेंशन होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंशन में हार्ट रेट बढ़ता है कि कम होता है, ये सब आप लोग लिख लेंगे कि ये लिखवा दें? लिख लेंगे जी मैम, लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये मेंशन कर लीजिएगा कि आपका जब ब्रीदिंग होती है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा और जब ब्रीद आउट करेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, क्या हुआ कंचन? क्या बोल रहे हैं कंचन? अच्छा ठीक, ऐसे ही आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, श्वसन चक्र के साथ हमारे अन्य तंत्र भी नियंत्रण में रहते हैं। श्वसन चक्र के साथ हमारे अन्य तंत्र भी नियंत्रण में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, सांस लेने की प्रक्रिया में बच्चों की हृदय गति में उतार चढ़ाव अधिक होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, श्वास और हृदय में युग्मन कम हो जाता है। ठीक, सांस लेने में बहुत सारे लोगों को पीड़ा महसूस होती है। श्वास लेने में बहुत सारे लोगों को पीड़ा भी महसूस होती है, अर्थात सही तरीके से श्वास लेने की सलाह हर व्यक्ति को दी जाती है। सही तरीके से श्वास लेने की सलाह हर व्यक्ति को दी जाती है। हमारी गाथाओं में इस तथ्य का उपयोग किया गया कि सभी मनुष्य का श्वास लेने का तरीका समग्र भाव से हो। श्वास लेने का तरीका समग्र भाव से हो, अर्थात
मानव स्वास्थ्य के लाभ के साथ साथ श्वसन और हृदय के बीच संभावित संबंध को प्रभावित कर सके। श्वसन और हृदय के बीच संभावित संबंध को प्रभावित कर सके। ठीक, नेक्स्ट मैम लिखिए। हाँ जी, मुझे जानना है। क्या पूछना है? मैम जाना है, मैम क्लास लीव कर सकते? जाना है, ठीक है। वैसे भी 10 मिनट की क्लास बची है, ओके जो लिखवाया थैंक यू। जाएगा वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न किसको किसको अफेक्ट करता है और कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से सिस्टम इससे कनेक्टेड हैं, ये सारी बात कर रहे थे। अब लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न की बात कर रहे थे, लेकिन हमने ये बात नहीं करी कि जब हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं या जब हम अपना ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से ऑर्गन्स पे अफेक्ट होता है और कैसे अफेक्ट होता है, ये भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए। हृदय और, ये पहले ये लाइन मेंशन कर लीजिएगा कि श्वसन और हृदय के बीच में संभावित संबंध प्रभावित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए। श्वास लेते वक्त हमारे रक्त पर भी प्रभाव पड़ता है। श्वास लेते वक्त हमारे रक्त पर भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात ब्लड प्रेशर हाइफन लगा के रक्तचाप पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखिए। यह अच्छे स्वास्थ्य को संकेत करता है। यह अच्छे स्वास्थ्य को संकेत करता है, अर्थात रक्तचाप में श्वास प्रेरित करते हुए श्वसन तंत्र द्वारा अन्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। श्वास चक्र हमारे वक्षस्थल में दबाव, श्वास चक्र समझ आ रहा है ना? ब्रीदिंग साइकिल। श्वास चक्र हमारे वक्षस्थल में दबाव और अन्य परिवर्तन को प्रेरित करता है और अन्य परिवर्तन को भी प्रेरित करता है। मीन्स जो इंग्लिश वाले हैं जैसे श्वेता, तो अन्य परिवर्तन को यानी कि डिफरेंट अदर डिफरेंट या अदर अफेक्ट ऑल्सो, ये भी आप लिख सकते हैं कि अन्य परिवर्तन को भी प्रेरित करता है। अदर effects are also due to blood or due to the respiratory tract या due to the breathing cycle, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेरित करता है। और इसी प्रकार यह रक्त में दबाव और बड़ी मात्रा में हमारे वक्ष गुहाओं में पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ हृदय की धड़कन को भी प्रभावित करता है। और
श्वसन रक्तचाप में भी प्रेरित करता है। श्वसन रक्तचाप में भी प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी तक जितना लिखा आपने, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए जो लिखा है, पूछ लीजिए अगर कुछ क्लियर नहीं है तो। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम की। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये पूरा नहीं, अभी आपको हर प्राणायाम की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अलग बतानी है। अभी आपने जो लिखा है वो आपने मैकेनिज्म लिखा है कि किस तरीके से जो आप ब्रीदिंग करते हैं, किस तरीके से जब आप श्वास प्रश्वास करते हैं तो कौन कौन से सिस्टम पे आपको प्रभाव पड़ता है, क्या साइकिल है, किस तरीके से आपका जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग आपका पहले अफेक्ट डालता है आपके हार्ट को, आपके आर्टरीज को। वहाँ से जब हार्ट और आर्टरीज पे प्रभाव पड़ता है या प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे रक्त या फिर ब्लड फ्लो होता है अच्छे से। जब ब्लड फ्लो होता है तो जो कैपिलरीज हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, वो जो तंत्रिकाएँ हैं आपकी, रक्त गुहाएँ हैं, वो आपके ऊपर यानी कि नर्वस, पहले वो अपने स्पाइन की तरफ जाती हैं और फिर वहाँ पे स्पाइन स्टेम से लेके आपके नर्वस सिस्टम की ओर जाती हैं और वहाँ से ही आपका जो मेंटल लेवल है या जो मानसिक स्तर है उसको शांत करता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राणायाम करने से हमारा मानसिक स्तर स्वस्थ होता है और जो मेंटल स्टेट है वो हेल्दी बनता है। तो ये एक साइकिल आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये पूरा मैकेनिज्म क्लियर है अभी तक का? मैम वक्ष गुहाओं का क्या मतलब? वक्ष गुहाओं बेटा यानी कि जो हमारे वक्ष स्थल होता है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा थोरैसिक रीजन है, तो अलग अलग नस नाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि आप कैपिलरीज बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो वैसे ही वक्ष गुहाएं होती हैं यानी कि ये थोरैसिक कैपिलरीज जो होती हैं, वो थोरैसिक कैपिलरीज में ही आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड फ्लो करके आपके ऊपर नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है या मेंटल आपके माइंड को काम करता है। ठीक है, ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम के लिए। जो नेक्स्ट पार्ट है, वील बी टॉकिंग अबाउट कि कौन से प्राणायाम पे कौन सा अफेक्ट पड़ता है या कैसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी वो हम आपको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। एक बार सब लोग अपने अपने वीडियोज़ ऑन करिए तो अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस तो मैं भूल गई थी। सत्यम, राजीव, काजल, शिल्पा, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी ऑल गुड, सब ठीक है, सबकी हेल्थ ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल राइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. बाय।